नमस्कार। हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। चलिए आज हम पढ़ते हैं यूनिट 2, उसका सब यूनिट है पूस की रात कहानी। आइए आज हम इस पे समझ लेते हैं पूस की रात कहानी क्या है। पूस की रात कहानी पढ़ने से पहले आइए प्रेमचंद की जीवनी पे हम प्रकाश डालते हैं और देखते हैं कि प्रेमचंद का जीवन किस तरह से रहा और वो इस तरह की कहानियां क्यों लिखते हैं। तो प्रेमचंद जी 31 जुलाई 1880 को बनारस के एक छोटे से गांव लम्ही में, जहां उनका प्रेमचंद का जन्म हुआ था। प्रेमचंद जी एक छोटे सामान्य परिवार के थे। उनके दादाजी गरसहाय राय जो कि पटवारी थे और पिताजी पोस्ट मास्टर थे। बचपन से उनका जीवन बहुत ही संघर्षों से गुजरता रहा। महज 8 साल की उम्र में माता ने उनका साथ छोड़ दिया। बहुत कम उम्र में माता पिता का प्यार नहीं मिला। पिताजी सरकारी नौकरी के चलते बहुत व्यस्त रहते थे और वो धीरे धीरे गोरखपुर वहां पे तबादला हो गया और गोरखपुर में जाके सेटल हो गया। कुछ समय बाद पिताजी ने दूसरी शादी कर ली। सौतेली माँ से प्रेमचंद का बनता नहीं था। उनका बचपन से ही जो लगाव था वो हिंदी की तरफ काफी था, जिसके लिए उन्होंने स्वयं प्रयास करना प्रारंभ कर दिया और छोटे छोटे उपन्यास अपने शुरुआती दौर में लिखने लगे और पढ़ने लगे। इस तरह उनका प्रकाश जो है झुकाव कहानी और उपन्यास की तरफ बढ़ने लगा। वो अपना पूरा जीवन पूरा व्यस्त रहते थे किताबों को पढ़ने में, अपने शौक को बढ़ाने लगे। प्रेमचंद जी बहुत ही सरल और स्वभाव दयालु व्यक्ति थे। कभी किसी से बिना किसी बहस नहीं करते थे। दूसरों की मदद के लिए तत्पर रहते थे। ईश्वर के प्रति उनकी अपार श्रद्धा थी। घर की तंगी को दूर करने के लिए सबसे आरंभ में एक वकील की नौकरी की। वहां 5 रुपए उनको तनख्वाह मिलता था। धीरे धीरे खुद को हर विषय में पारंगत किया, जिसका फायदा उन्हें बाद में जाके मिला। फिर उन्हें एक सरकारी नौकरी में मिशनरी विद्यालय में प्रधानाचार्य के रूप में मिल गया था। इस तरह से वो संघर्ष करते हुए हंसते हंसते अंतिम सांस 8 अक्टूबर 1936 को ली। तो इस तरह से उनका जीवन संघर्ष से भरा रहा और वो संघर्ष करते रहे। अब आइए पूस की रात कहानी है उसको हम समझ लेते हैं। तो पूस की रात कहानी कुछ इस प्रकार से है। सहना हल्कू से अपने पैसा के उधार मांगने आता है। हल्कू की पत्नी जो है रुपए देने के लिए कहता है, हल्कू अपनी पत्नी से रुपए देने के लिए कहता है। उसकी पत्नी यह कहकर मना कर देती है कि घर में केवल 3 रुपए हैं, उसका कंबल खरीदना है। ठंड की रात में बिना कंबल के खेतों की रखवाली कैसे की जाएगी। वह कहने लगा, उसको पैसा देकर पीछा छुड़ाओ, कंबल के लिए कोई और इंतजाम कर लेंगे। मुन्नी उसकी पत्नी कहती है कि कहाँ से इंतजाम करोगे, क्या कोई तुम्हें दान देकर जाएगा। हल्कू उसके पैसे देकर अपना पिन छुड़ाना चाहता है। मुन्नी ने पैसे लाकर हल्कू को दे दिया और कहा कि छोड़ दो, ये खेती मजदूरी करके अपना गुजारा कर लेंगे, किसी की धौंस तो नहीं सहनी पड़ेगी। हल्कू ने एक एक पैसा कर इकट्ठा किए थे, उसे लाकर दे दिए। उसे ऐसा लगा मानो अपना कोई बोझ हल्का कर लिया। पूस की रात जो कहानी है, पूस की रात में हल्कू अपने खेत पर ईख के पत्तों की छोटी सी झोपड़ी बनाकर उसमें खटोला डालकर, मतलब जो बैठते हैं ना गरीब लोग, चारपाई कहते हैं उसको, उसको डालकर रखवाली कर रहा था। सर्दी के कारण उसको नींद नहीं आ रही थी। उसका कुत्ता जबरा भी वहां पे लेटा सर्दी के कारण कूं कर रहा था। हल्कू अपने सिर को घुटनों में दिए अपने कुत्ते से कहता है कि क्या तुझे जाड़ा लग रहा है? तू घर में पुआल पर लेटा रहता, तू ही तो यहाँ आया था, अब ले मजा। कुत्ता कूं करके फिर लेट गया। कहीं मालिक को मेरे कारण नींद नहीं आ रही हो। हल्कू एक एक कर 8 चिलम पी चुका, परंतु उसको नींद नहीं आ रही थी। वह सोच रहा था कि मेहनत हम करते हैं, मजा दूसरे लोग लूटते हैं। वे अपने घरों में आराम से गरम गरम गद्दों में सोते हैं। हल्कू अपने कुत्ते से बातें करता रहा। कुत्ता मानो कुकू करके हल्कू की बात का जवाब देता रहा हो। जबरा ने अपने
पंजे हल्कू के घुटनों के पास रखें तो उसे गरम गरम सांस का अनुभव हुआ। चीलम पीकर हल्कू फिर सोने का प्रयास करने लगा, परंतु नींद आने का नाम ही नहीं ले रही थी। हल्कू ने जबरा का सिर उठाकर अपनी गोद में रख लिया और थपकी देकर उसे सुलाने लगा। हल्कू को इस प्रकार देख करते हुए सुख का अनुभव कर रहा था। जबरा शायद इस सुख को स्वर्ग से भी बढ़कर समझ रहा था। हल्कू की आत्मा में कुत्ते के प्रति कोई घृणा का भाव नहीं था। वह इतना तल्लीन होकर शायद अपने आत्मीय को भी गले न लगाता जिस प्रकार उसने जबरा को गले लगा रखा था। हल्कू की आत्मा मानो अंदर से प्रकाशित हो रही हो। तभी जबरा को किसी जानवर की आहट मालूम पड़ी। जबरा बाहर आकर भौंकने लगा। हूं के बुलाने पर भी वह नहीं आया। उसका कर्तव्य उसको भूखने के लिए प्रेरित करता रहा। रात काफी गुजर जाने के बाद हवा और तेज हो गई। तब तो ऐसा लगा कि सर्दी मानो जान ही ले लेगी। आकाश की ओर देखकर रात कितनी बीत चुकी है वह अंदाजा लगाया जा सकता था। हल्कू के खेत में थोड़ी दूर पर आमों का एक बाग है। पतझड़ शुरू होने के कारण पेड़ों रोचे काफी पत्ते पड़े हुए थे। हल्कू एक साथ में सुलगता हुआ उपला लेकर अरहर के पौधों झाड़ू बनाकर पेड़ के नीचे से आम के पत्तों को इकट्ठा करने लगा। उसने थोड़ी देर में ही बहुत सारा ढेर इकट्ठा कर लिया। जबरा जमीन पर पड़ी किसी हड्डी को निचोड़ने लगा। पत्तियां इकट्ठी करके हल्कू ने आग जला लिया। वह आज सर्दी को जलाकर भस्म कर देना चाहता था। हल्कू आग के सामने बैठकर तापने लगा कि उसने अपनी टांगें फैला ली। गोल्डन सीरीज पासपोर्ट वह सोचने लगा कि इतना इंतजाम पहले कर लेते तो ठंड में तो न मरना पड़ता। आग शांत हो चुका था, परंतु उसमें गर्मी बाकी थी। हल्कू चादर ओढ़कर गर्म राख के पास बैठकर गीत गुनगुनाने लगा। उसको आलस ने घेर लिया। जबरा भोंकता हुआ खेत की ओर दौड़ा। हल्कू को ऐसा लगा जैसे खेत में जानवरों का झुंड आया हो। उनकी आवाज स्पष्ट सुनाई दे रही थी। शायद यह नील गायों का झुंड था। हल्कू को उनके खेत चरने की आवाज भी सुनाई दे रही थी। उसने अपने दिल की तसल्ली दी कि जबरा के होते हुए कोई जानवर खेत में नहीं आ सकता। मुझे भ्रम हो रहा है, वह अपने आप को झूठी तसल्ली देने लगा। हल्कू को ऐसा लगा कि यह भ्रम नहीं है, क्योंकि खेत चरने की आवाज स्पष्ट आ रही थी और जबरा भी जोर जोर से भूख रहा था। परंतु हल्कू को अकर्मण्यता ने घेर लिया था। वह लेट गया। सवेरे उसी नींद तब खुली जब धूप चारों ओर से खिल चुकी थी। उसकी पत्नी ने आकर उसको जगाया कि तुम्हारी रखवाली का क्या फायदा हुआ, खेत तो सारी चौपट हो गई। हल्कू ने बहाना बनाया, तुम्हें खेत की पड़ी है, मैं दर्द के कारण मरते मरते बचा हूँ। वे दोनों अपने खेत के पास आए। देखा नील गायों ने खेत को पूरी तरह से चर लिया था। यह देखकर मुन्नी उदास हो गई, परंतु हल्कू प्रसन्न था कि मजदूरी करके अपना गुजारा कर लेंगे। यहाँ ठंड में खेत की रखवाली तो नहीं करनी पड़ेगी। अब आइए इस कहानी के सार्थकता पे हम देख लेते हैं। यह कहानी भारतीय किसान के मजदूरों की त्रासदी की ओर संकेत करती है। कहानी के किस आधार पे यह स्पष्ट करती है, तो आइए हम समझा देते हैं। तो पूस की रात कहानी की कथा वस्तु से यह पूरी तरह स्पष्ट हो जाता है कि इसमें एक भारतीय किसान के मजदूर बनने की त्रासदी का मार्मिक वर्णन है। हल्कू जो एक अत्यंत गरीब किसान है, खेती में जी तोड़ परिश्रम करता है, फिर भी उसे भरपेट भोजन तक नहीं मिल पाता। जिस किसी तरह वह जाड़े की ठंड से बचने के लिए कंबल खरीदने हेतु कुल 3 रुपए जमा कर रखता है, किंतु वह बदनसीब किसान एक कंबल भी नहीं खरीद पाता, क्योंकि वह रुपए महाजन सहना को देना पड़ता है। इस प्रकार मानसिक अवसाद इतना बढ़ जाता है कि उसे खेती अर्थात किसान की अपेक्षा मजदूरी ही अच्छी लगने लगती है। तो यह कहानी पूरी तरह से जो है सार्थक सिद्ध होती है। पूस की रात कहानी की जो सार्थकता आगे है, क्योंकि इस कहानी का आधार जो जोर घोर ठंडक की स्थिति है जो हमें यह महसूस पूस माह में प्राप्त होती है।
पूस माह में आप ये देखेंगे कि पूस माह में यह ठंडक बहुत ज्यादा पड़ती है। साथ ही पूरी घटना रात में घटित हुई है। कहानी की विषय पूस महीने में रात्रि के समय फसल की रखवाली से संबंधित है। यह कार्य ठंड की अतिशयता के कारण नहीं संपन्न होती है। तो इस तरह से ये कहानी थी। ये कहानी आपको कहाँ कठिनाई आ रही है वह हमसे आप बताइए, तो हम आपकी कठिनाई दूर करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। चलिए अगली कहानी हम देखते हैं। शिवानी का है अगली कहानी। तो सबसे पहले शिवानी जी के बारे में हम जान लेते हैं कि ये लेखिका क्या किस तरह की कहानियां लिखती थी और इनका जीवन किस तरह से बीता। शिवानी जी का जन्म 17 अक्टूबर 1923 को गुजरात के पास राजकोट शहर में हुआ था। उनका वास्तविक नाम गोरापत शिवानी था। शिवानी के पिता का नाम श्री अश्विनी कुमार पांडे था। श्री अश्विनी कुमार पांडे राजकोट में स्थित राजकुमार कॉलेज के प्रिंसिपल के पद पर स्थापित थे, जो कालांतर में मानवादर और रामपुर की रियासतों में दीवान भी रहे हैं। शिवानी के माता और पिता दोनों ही संगीत प्रेमी थे। शिवानी के माता और पिता को कई भाषाओं के बारे में जानकारी थी। शिवानी की मां गुजरात की विदुषी, पिता अंग्रेजी के शिक्षक थे। पहाड़ी पृष्ठभूमि और गुरुदेव की शरण में शिक्षा शिवानी की भाषा और लेखन की बहुआयामी बनाया है। बांग्ला साहित्य और संस्कृति का शिवानी पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। शिवानी जी की जो शिक्षा थी वो पश्चिम बंगाल के शांति निकेतन से बीए किया था। साहित्य और संगीत के प्रति एक गहरा रुझान शिवानी जी को अपने माता पिता से ही मिला था। शिवानी ने 1994 में पुणे विश्वविद्यालय से स्वर्ण पदक विजेता के रूप में अपने इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग स्नातक की डिग्री प्राप्त की थी। इनका लेखन कार्य देख लेते हैं। शिवानी के लेखन एवं व्यक्तित्व में उदारवादी और परंपरा निष्ठा का जो अद्भुत मेल है, उसकी जड़ें इसी विविधतापूर्वक जीवन में भी थी। शिवानी जी की प्रथम रचना अल्मोड़ा से निकलने वाली नटखट नामक एक बाल पत्रिका से छपी थी। उस समय वे केवल 12 साल की थीं। उसके बाद वे मालवीय जी की सलाह पर पढ़ने के लिए अपनी बड़ी बहन जयंती तथा भाई त्रिभुवन के साथ शांति निकेतन भेजी गई, जहां स्कूल तथा कॉलेज की पत्रिकाओं में बांग्ला में उनकी रचनाएं नियमित रूप से छपती रहीं। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर शिवानी जी को गोरा कहकर पुकारते थे। रविन्द्रनाथ टैगोर जी का मानना था कि हर लेखक को मातृभाषा में ही लेखन करना चाहिए। सिरोधार्य का शिवानी ने हिंदी में लिखना प्रारंभ किया। शिवानी एक लघु कद रचना में मैं मुर्गा हूँ 1991 में धर्म युग में छपी। इसके बाद में उन्होंने कहानी लाल हवेली लिखी और तब से जो लेखन क्रम शुरू हुआ उनके जीवन के अंतिम दिनों तक चलता रहा। उनकी अंतिम 4 रचनाएं सुनहूं तात, यह अकथ कहानी एवं सोने दे उनके विलक्षण जीवन पर आधारित आत्मवृतात्मक आख्यान है। शिवानी जी ने भारतीय विद्यापीठ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे के एक अध्यापक के रूप में 2 साल तक काम किया। उन्होंने एक साक्षात्कार के लिए अपने माता पिता से बचपन में ब्रह्मा कुमारी में जाने की बात कही, लेकिन बाद में उनकी शादी विशाल शर्मा के साथ हो गई। लेकिन 23 साल की उम्र में वह खुद ब्रह्मा कुमारी कार्यशाला में जाने के लिए फिर से जुट गई थी। शुरुआत में सोनी टीवी के लिए दिल्ली ब्रह्मा कुमारी टेलीविजन प्रस्तुति के पीछे काम करने के बाद 2007 में शिक्षकों की अनुपलब्धता के कारण उन्होंने दर्शकों को स्वयं सवाल पूछने को कहा गया था। इसमें टीवी कार्यक्रम अवेकिंग विथ ब्रह्मा कुमारी नामक एक कार्यक्रम का नेतृत्व किया। बीके शिवानी अब दिल्ली में इस्लामिक सांस्कृतिक केंद्र के माता पिता कार्यक्रम के लिए अंगदान को बढ़ावा देने से लेकर धर्मार्थ घटनाओं पर ब्रह्मा कुमारी को बढ़ावा देने वाला भारत में यात्रा करती है। सुरेश ओबराय के साथ उनकी टीवी श्रृंखला हैप्पीनीज
लिमिटेड को बेस्ट सेलर पुस्तक में रूपांतरित किया गया था। 2014 में आध्यात्मिक चेतना सख्त बनाने में उत्कृष्टता के लिए ऑल लेडीज लिंग द्वारा दी डायोड अचीवर्स अवार्ड की महिलाओं के साथ उन्होंने सम्मानित किया गया है। इनकी रचनाएं उपन्यास, कहानी, व्यक्ति चित्र, बाल उपन्यास और स्मरणों के अलावा लखनऊ से निकलने वाली पत्र स्वतंत्र भारत के लिए शिवानी ने कई सालों तक एक चर्चित स्तंभ वातायन भी लिखा। उनके लखनऊ स्थित आवास 66 गुलिस्ता कॉलोनी के द्वारा लेखकों, कलाकारों, साहित्य प्रेमियों के साथ साथ समाज के हर वर्ग जुड़े उनके पाठकों के लिए हमेशा खुले रहे हैं। शिवानी जी की अमादेर शांति निकेतन और स्मृति कलश इस पृष्ठभूमि पर लिखी गई सबसे श्रेष्ठ पुस्तक है। कृष्ण कली उनके द्वारा लिखा गया सबसे प्रसिद्ध उपन्यास है। इसके 10 से भी ज्यादा संस्मरण प्रकाशित हो चुके हैं। इनके बहुत सारे उपन्यास हैं, जैसे कृष्ण कली, कालिंदी, अतिथि, पूतो वाली, चल खुसरो घर आपने, शमशान चंपा, मायपुरी, इस तरह से बहुत सारे उन्होंने उपन्यास की रचना की है। अब आइए सती कहानी पे हम प्रकाश डालते हैं, जो उन्होंने लिखा है, जो आपके सिलेबस में हम आज पढ़ने वाले हैं। सती कहानी का जो सारांश है कुछ इस प्रकार है। सती कहानी जी द्वारा शिवानी द्वारा लिखित कहानी सती है। इस कहानी में इन्होंने यात्रा के समय सावधानी बरतने की सलाह दी है। कहानी का प्रारंभ प्रयाग स्टेशन के खचाखच भीड़ से होती है। लेखिका को गाड़ी पकड़नी थी। वह रिजर्वेशन स्लिप पर अपना नाम देखकर गाड़ी में चढ़ जाती है। जिस डिब्बे में लेखिका चढ़ती हैं उसमें 3 महिलाएं भी थीं। उनमें एक पंजाबी महिला थी जिसके पति की भारत विभाजन के समय में हत्या कर दी गई थी। वर्तमान में वे आश्रम की संचालिका है। वे जासूसी उपन्यास पढ़कर अपनी यात्रा को मनोरंजन बनाने जा रही थी। दूसरी ओर एक महिला अपनी वेशभूषा से महाराष्ट्री लग रही थी। उन्होंने वार्तालाप द्वारा अपना परिचय नहीं दिया। उनके सामान पर लगे लेबल से पता चला कि वह मेजर जनरल बनोलकर की पत्नी है। वह एक मराठी पत्रिका पढ़ रही थी। लेखिका स्वयं कम सामान लेकर चल रही थी। सामान के नाम पर उसके पास मात्र एक बटुआ था। गाड़ी के सीटी देते ही एक महिला का प्रवेश होता है। उनके हाथ में बेंट की बानी एक छोटी टोकरी तथा बगल में एक बैग लटकाए थी। उसका कद 6 फुट और 10.5 इंच था। उसने अपना परिचय देते हुए कहा कि उसका नाम मदालसा सिंघड़िया है। वह कल ही प्रीटोरिया से भारत आई हैं। अपने मृत पति के लिए वह सती होने आई हैं। उसने बताया कि पिछले वर्ष पर्वतारोही दल के साथ मेरे पति भारत आए थे। तूफान के नीचे दब जाने से उनकी मृत्यु हो गई, इसीलिए वह भारत में सती होने आई है। तीनों महिलाएं उसकी बातें सुनकर हैरान रह गईं। पंजाबी महिला जो कि समाज सेविका थी, उसने उसे समझाने की कोशिश की। पति के अंतिम संस्कार के बाद पंजाब स्थित अपने आश्रम में आने के लिए कहा। इस प्रकार मदालिसा ने कहा कि मुझे ब्रह्मा भी सती होने से नहीं रोक सकते हैं। उसकी नानी और माँ भी सती हुई थी, अतः सती होना उसके परिवार की परंपरा है। गुलशन खाने में हाथ मुंह धोने के बाद मदालसा ने सबको खाने के लिए निमंत्रण दिया। उसने अपना टिफिन निकाल सबको खिलाया। कचौड़ी, रायता, चटनी और मेवा जड़े लड्डू देखकर सभी ने खूब छक कर खाया। खाना खाने के बाद उसने सबको केवड़ा, इलायची और सुपारी से भरा पान खिलाया। खाना खाने के बाद महिलाओं में सती प्रथा को लेकर बहुत बहस छिड़ गई। थोड़ी देर सबको नींद आने लगी। मदालसा ने सबको गुड नाइट कहा।
तीनों महिलाएं गहरी नींद में सो गईं और इस तरह से सपने देखने लगी। जब सुबह सबकी नींद खुली तो देखा कि मदालसा गायब है। सबका सामान लेकर वह गायब हो गई है। समाज सेविका का सूटकेस जिसमें आश्रम के 10,000 रुपए थे, मराठी महिला के स्टील के बॉक्स जिसमें सोने के हार थे, लेखिका के बटुए में 55 रुपए और एक फर्स्ट क्लास की वापसी का टिकट था। चैन खींचकर किसी प्रकार गाड़ी को रोका गया। समाज सेविका ने पुलिस को खबर की, लेकिन उस चोरनी का कहीं भी पता नहीं चला। तो इस तरह से कहानी थी। आइए इसके उद्देश्य पर हम प्रकाश डाल लेते हैं। तो प्रस्तुत कहानी सती में शिवानी जी ने आम जनता को जागृत करने का प्रयास किया है। यात्रा के समय सहयात्रियों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। उसके द्वारा दिए गए खाद्य पदार्थ पर सावधानी से नजर रखनी चाहिए। हम आए दिन समाचार पत्रों में इस तरह की खबरें पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी सजग होने का प्रयास नहीं करते हैं। प्रस्तुत कहानी में 3 महिलाएं प्रयाग स्टेशन से अपने गंतव्य के लिए ट्रेन में बैठती हैं। तभी एक मदालसा नाम की युवती आती है। वह अपने पति की मृत शरीर के लेने के लिए प्रिटोरिया से भारत आई है। अपने पति की मृत शरीर के साथ वह सती होना अन्य सहयात्री महिलाओं उसकी बातों में आ जाती हैं। वह सभी महिलाओं को कचौड़ी, रायता, चटनी, लड्डू खिलाती है। साथ ही केवड़ा, इलायची और सुपारी से मिश्रित पान खिलाती है। यह सब खाकर सभी महिलाएं जो हैं गहरी नींद में आ जाती हैं। इस मृत मदालसा सबके सामान को लेकर रफू चक्कर हो जाती है। इस प्रकार लेखिका पाठकों को यह समझाना चाह रही है कि इस प्रकार की महिलाओं से सदा सावधान रहना चाहिए। ये महिलाएं अन्य लोगों को रूढ़ियों के नाम पर सहानुभूति बटोरती हैं और मूर्ख बनाकर धन सामान लूटकर रफू चक्कर हो जाती हैं। कहानी के अंत में हम यह पाते हैं कि समाज सेविका जिस मदालसा को सती होने से बचाने के लिए कह रही थी, वह अंत में गुस्से से सती की बच्ची कहती है और पुलिस में रिपोर्ट करती है। तो लोगों को अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए और ऐसी महिलाओं से हमेशा सावधान रहना चाहिए। सती जो कहानी आपने पढ़ा है, इसकी शीर्षक की जो क्या सार्थक है, क्या ये सही कहानी है, क्या इसका नाम ठीक है? तो जो सती कहानी है शिवानी द्वारा लिखित एक प्रसिद्ध कहानी है। प्रस्तुत कहानी में अपने यात्रा के समय सावधानी बरतने की सलाह देते हुए इस कहानी को बताती हैं शिवानी जी कि आज के समय में कौन सती होने जा रहा है। जो प्रयाग स्टेशन में वो तीनों महिलाएं बैठी थी, वो क्या सच बोल रही थी? तो इस तरह से आप अपनी सावधानी रखिए और लोगों को भी बताइए कि किसी की बातों में ना आए। और जिस तरह से उस मदालसा ने उनको धोखा देके सारे सामान को ले गया और सती के नाम पे उनको बेवकूफ बनाई है, तो यह कहानी वाकई सार्थक है। कहानी का जो शीर्षक है वो बहुत सरल, संक्षिप्त, पाठकों की जिज्ञासा को जागृत रखने वाला है। पाठक की उत्सुकता बनी रहती है। अंत में मदालसा को समाज सेविका द्वारा सती बच्ची कही जाती है, जो कि सबको चकमा देकर गायब हो जाती है। अतः सती शीर्षक उचित जो है, नाम बहुत है, उचित है। सती कहानी की क्या विशेषता है? यह कहानी आपको पढ़ने से क्या समझ में आता है? तो जो सती कहानी है वो इस समस्या को उजागर करती है। इस कहानी में कुल 4 पात्र हैं, जिसमें मदालसा जो है प्रमुख है। वह 6 फीट 10.5 इंच लंबी, 6 फीट 10.5 इंच, ये इस तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। कोरी विदेशी महिला है जो प्रिटोरिया से अपने पति का शव लेने भारत आई हुई है। मदालसा संवाद बोलने में अत्यंत निपुण है, जो न सिर्फ हिंदी बल्कि अंग्रेजी भी त्रुटि रहित बोलती है। मतलब बिना गलतियों के भी अंग्रेजी वो अच्छा बोल लेती है। वह इतनी व्यवहार कुशल है, अपनी बोली तथा व्यवहार से सबको अपने पास निकट में ला लेती है और सबको प्रभावित भी कर देती है। मदालसा एक कुशल अभिनेत्री भी है। वह अपने साथ अपने आने वाली घटनाओं को ऐसे बोलती है जिससे सारे सहयात्री उसे
सच मानकर उस पर विश्वास कर लेते हैं। अतः सती कहानी में मदालसा एक ऐसी पात्र है जिसका कहानी की सफलता में सबसे अधिक योगदान है। सती जो कहानी के इसका शीर्षक क्या औचित्य है का जस्टिफिकेशन इसका आपको मिल रहा है, तो जो सती कहानी है वो पूरी तरह से उचित है। यह अपने नाम के अनुसार सार भी अपने अंदर समेटी हुई है। सती एक जिज्ञासा वर्धक शीर्षक है। मदालसा के यह कहने से कि वो सती होने जा रही है, कहानी एक नया मोड़ ले लेती है, जिसमें सहानुभूति और संवेदना का ऐसा मिश्रण तैयार होता है जिससे पाठकों की कहानी के प्रति जिज्ञासा बढ़ जाती है। आगे क्या होगा जो कि कहानी के अंत में पढ़ने की प्रेरणा देती है। अतः शीर्षक अत्यंत संक्षिप्त होते हुए भी अपने अंदर ये पूरे सार को समेटी हुई है। सती कहानी के माध्यम से कहानी का समाज को क्या संदेश देना चाहता है, तो सती कहानी के माध्यम से समाज को वो ट्रेन में होने वाली ठगी, जो समाज के साथ इस तरह के व्यवहार होता है, उससे बचाने के लिए अनेक प्रकार के ठग मनुष्यों को संवेदनशीलता का लाभ उठाते हैं। लोगों का संवेदनशील होना भी एक बहुत बड़ा प्राणघातक तथा नुकसानदायक कारण भी है। इस कहानी के जिस तथ्य की ओर संकेत किया गया है वह है कि मदालसा का स्त्री होना, क्योंकि महिलाएं जिन्हें बहुत सुकोमल और संवेदनशील माना गया है, उनमें से कुछ आपराधिक प्रकृति की भी होती हैं जो कि मानवता को शर्मसार करती हैं। इसीलिए किसी पर भी इतनी जल्दी विश्वास नहीं करना चाहिए। हमें अपनी संवेदनाओं तथा सहानुभूति पर काबू करना चाहिए ताकि हम किसी भी अनहोनी का शिकार होने से बच जाएं। तो इस प्रकार से यह कहानी थी। यह कहानी आपको कैसी लगी आप हमें मैसेज करके बताइए। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।